व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आईएमएफ को खत जो लिखना था पीटीआई ने, उसका बहुत चर्चा था और बड़ी तनकीद लिखने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। अब ये खत लिख दिया गया, इसका मतन भी सामने आ चुका है। इसके ऊपर डिटेल में आपके सामने चीजें शेयर भी करूंगी और अपना एनालिसिस भी आपके साथ रखेंगे कि ओवरऑल जो पाकिस्तान के इंतखाबात हैं उसके बाद क्या पाकिस्तान में किसी किस्म के इस्तेहकाम को बाहर के इदारे किसी भी तरह से देख रहे हैं या नहीं। इस सिलसिले में मूडीज की एक रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर जनाब, जो ये डाका मारा गया है अवामी मैंडेट के ऊपर, इसकी गवाहियां या इसकी वो कहते हैं ना चीखो पुकार, पीटीआई ने तो जो करनी थी सो करनी ही थी, लेकिन अपने घर से जो गवाहियों का सिलसिला है अब वो भी अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। और पता नहीं कितनी और गवाहियां चाहिए इन लोगों को शर्मिंदा होने के लिए, या फिर किसी भी पाकिस्तान में अगर कोई नाम का भी इदारा बाकी रह गया है तो किसी ऐसे इदारे को भी उसके ज़मीर जगाने को भी ना जाने और कितनी गवाहियां अभी दरकार हैं कि वो इस चीज़ के ऊपर, ये जो इतना बड़ा एक रॉबरी की गई है पाकिस्तान के अवाम के साथ, इसके ऊपर कोई नोटिस ले। तो इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं मजीद किसकी गवाही आई है। इसके साथ साथ जी एक पीटीआई के लिए अच्छी खबर है और एक और अहम रहनुमा 10 महीने बाद अपने घर पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। इसके ऊपर आपको डिटेल शेयर करेंगे। फिर नवाज शरीफ साहब ने आज फिर कुछ गुफ्तगू की है, वो क्या कह रहे हैं आपके सामने रखेंगे। जो नशिस्तों का मामला था, मखसूस नशिस्तों का, उसके ऊपर हामिद रजा साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जनाब आपको बताएंगे कि थर्सडे का जो दिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है दो और मामलात के हवाले से, जिसमें खान साहब से जुड़े अहम मुकदमात की कल समाअत भी है और इसके साथ साथ पहला कौमी असम्बली का इजलास भी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये दिन, इस सब के ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात हो जाए आईएमएफ को लिखे जाने वाले खत की, जिसका मतन अब शेयर कर दिया गया है। ये खत रऊफ हसन साहब की जानिब से लिखा गया है, जो कि उन्होंने अपने नाम के साथ लिखा है कि इमरान खान साहब के ये तर्जुमान हैं, फाउंडर मेंबर के ये तर्जुमान हैं रऊफ हसन साहब, जो कि आईएमएफ को ये खत लिख रहे हैं। तो इस खत में उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसका लुब्बे लुबाब मैं आपको बता देती हूँ। उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि जो इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान की इकॉनमी की, उसके हिसाब से हम किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं बनना चाहते। बेसिकली इस पूरे खत में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि हम कोई रुकावट नहीं बनना चाहते अगर कोई मुआहदा पाकिस्तान के साथ आईएमएफ का होने जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको कोई सबोताज करना चाहते हैं। दूसरी जो उन्होंने इसमें बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट, कि उन्होंने कहा है कि लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का ये ताज़ा इलेक्शन है वो एक बहुत कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है, जिसमें सिर्फ पीटीआई ही नहीं बल्कि और बहुत सारी सियासी जमातें वो भी ये कह रही हैं कि ये बिल्कुल ठीक तौर पर इलेक्शन नहीं हुआ। सिविल सोसाइटी हो, वकला तंजीमें हो, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हों, फिर जो इंटरनेशनली इदारे आए हुए थे, जो ऑब्जर्वर्स आए हुए थे, उनकी आप रिपोर्ट्स देख लें तो इन सब की बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये किस किस्म का इलेक्शन हुआ है। और साथ ही फिर उन्होंने यहाँ पर ये बात मेंशन की कि हम आईएमएफ से कोई ये नहीं चाह रहे कि उनका कोई तहकीकाती अथॉरिटी की तरह का कोई किरदार हो और वो खुद आकर या अपनी टीम भेजकर यहाँ पर कोई इलेक्शन का ऑडिट करें, हम ये नहीं चाहते। बल्कि उन्होंने इसमें जो तजवीज़ दी है वो ये है कि जो फैफन या पैटर्न की यहाँ पर तंजीमें ऑलरेडी इंटरनेशनल काम कर रही हैं, उन्हीं के तहत जो है इलेक्शन का ऑडिट किया जा सकता है, उनसे रिपोर्ट तैयार करवाई जा सकती है। और उसके लिए भी उन्हें कोई पूरे का पूरा इलेक्शन देखने की या सर्वे करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 30% जो है उसका भी अगर ऑडिट हो जाए तो तब भी ये आपको सारा पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी, कि किस तरह का ये इलेक्शन हुआ है। तो उन्होंने सिर्फ ये डिमांड की कि 30% सिर्फ इलेक्शन का आप ये ऑडिट करवाएं और वो आप इन जो एक गैर जानिबदार किस्म की तंजीमें हैं उनसे ये ऑडिट कराएं, क्योंकि बदकिस्मती से जो पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ इदारे हैं वो उस तरीके की क्रेडिबिलिटी अपनी खो चुके हैं। तो अब ये जो मामला है सामने आ चुका है, इसके ऊपर जहां तक अगर आप देखें बज़ाहिर तो ये एक ऐसा खत है जिसमें उन्होंने एक तरफ से तो ये कहा है कि आप बेशक मुआहदा करें, इसमें हम कोई रुकावट नहीं डालना चाहते थे, लेकिन बेसिकली उन्होंने ये एक दबाव ज़रूर बढ़ाया है। तो बहुत सारे लोग जो ये कह रहे थे कि जनाब पीटीआई के इस यानी इकदाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या जी आईएमएफ का मुआहदा नहीं रुकेगा,
फिर भी दिल में अंदर कहीं इनको ये चीज जहन में है कि बहरहाल IMF इस चीज को कंसीडर भी कर सकता है। आज मुजम्मिल असलम साहब ने एक कुछ इंकशाफात किए हैं पुरानी एक वाक़े के हवाले से, जब IMF का वफ्द ज़मान पाक जाके इमरान खान साहब से मिला था, तो उन्होंने उस रेफरेंस में बताया है कि उस वफ्द में जब इमरान खान साहब से बातचीत हुई तो ये तय हुआ, ये बातें डिस्कस हुई थी कि जनाब बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो मुल्क में, और फिर उसके बाद जो भी हुकूमत आए और जिस तरीके से भी आगे IMF उनके साथ चले, वो तो उनके साथ जो मामलात हैं उसके मुताबिक फिर वो हुकूमत चले। तो ये सारी बातें हुई और इमरान खान के अप्रूवल से फिर ये जो IMF का एग्रीमेंट था ये मिला और ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट मिला पाकिस्तान को। हालांकि उस वक्त भी PTI ज़ेर अताब आना शुरू हो चुकी थी बकौल मुजम्मिल असलम साहब, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने अपनी जो ज़ाती एक प्रॉब्लम चल रही थी अंदरूने मुल्क, और जिस तरह से सारा जो एक आपको पता है PTI को क्रश करने का प्लान था, उस सबको मद्देनजर नहीं रखा, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात देखते हुए IMF को ये रिक्वेस्ट की कि बिल्कुल जी आप इनके साथ गो एड करें, और पूरा तावन किया। उन्होंने कहा है कि उसी मुलाकात के बाद जो है IMF ने वो इनके साथ मुआहदा भी कर लिया था। तो अब उसी मुलाकात के कॉन्टेक्स्ट में या उसी के रेफरेंस में ये खत है कि भाई आपसे जो बातचीत हुई थी उसमें ये बात हमने कही थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लेकिन जो इलेक्शन हुए हैं वो इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, तो ये पैसे कैसे वापस होंगे, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आपको इस इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है उसका पता हो। तो ये जी बेसिकली अब खत है, लेकिन बहरहाल फिर भी तनकीद करने वालों ने इस पर तनकीद करनी ही है कि जनाब ये खत क्यों लिखा गया है। अगर नॉर्मल हालात होते तो शायद हम सब भी यही कह रहे होते कि बिल्कुल खत लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन ये भी देखना होगा कि फिर PTI ने जो अभी तक इलेक्शन कमीशन से जितनी भी कोशिश की है कि वो मामलात को देखे, तो उसने तो कोई उनको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, बल्कि वो तो उल्टा PTI के खिलाफ एक पार्टी बना हुआ है। और फिर जब वो अदालतों में जाते हैं तो वहां पर भी जो मामलात होते हैं वो भी सबके सामने। तो फिर तीसरा वो जब एहतजाज के लिए अवाम की तरफ जाते हैं तो फिर भी सब कहते हैं कि वो इंतशार है। तो बेसिकली ये क्रिटिसिज्म करके उनको ये मजबूर किया जा रहा है कि वो जो कुछ भी उनके साथ हो चुका है इस धांधले के सूरत में उसको किसी तरह ये एक्सेप्ट कर लें। बल्कि बहुत सारे सहाफ़ी ये खबरें भी देते हैं कि इमरान खान साहब को नए नए बार बार पैगामात भेजे जाते हैं, उसमें बार बार ये चीज़ रखी जा रही है कि हम 2-3 साल बाद देख लेंगे कि मामला क्या है, फिलहाल आप ये इलेक्शन कबूल कर लें और चुप करके बैठ जाएं, बस चुप करके बैठ जाएं। तो उनको ये है कि किसी किस्म का शोर ना मचे और दबाव ना बढ़ाया जाए। तो इस लिहाज से IMF को ये खत लिखना जो है इन सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इसलिए लगेगा, और इस पर तनकीद भी आप आने वाले दिनों में मजीद होता देखते रहेंगे। अब ये आ जाते हैं कि असल में इलेक्शन में हुआ क्या है जिसके ऊपर इतना शोर है। तो वो आप सबको पता है, रोज़ की कहानी है, हमें हर रोज़ एक नए मिसाल से आपको बताना पड़ता है। तो अब एक और नई जो गवाही आई है वो खुद PMLN के घर से आई है, और डॉक्टर निसार चीमा साहब जो हैं उन्होंने 7 न्यूज़ से बात करते हुए इंकशाफ किया है कि उनको भी वजीराबाद की सीट के लिए ऑफर हुई कि जनाब आप ये सीट तो जीत नहीं रहे हैं, हार चुके हैं, लेकिन हम आपके साथ मामला तय कर लेते हैं, हम आपको ये सीट जितवा देते हैं। उनको ये ऑफर आई, लेकिन डॉक्टर निसार चीमा साहब ने कहा कि ऐसे जाली मैंडेट और जाली फतह को वो पसंद नहीं करते और ना उनका ख्याल है कि ऐसा उन्हें करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी शिकस्त भी तस्लीम करता हूं और मुझे कोई ऐसी जाली फतह नहीं चाहिए, बल्कि उन्होंने जो यहाँ से PTI के कैंडिडेट जीते थे उनको मुबारकबाद भी दी, चट्ठा साहब के साहबजादे को। तो ये जो मामला है, अब ये एक और गवाही घर से आ गई है कि किस तरह, यानी ये तो चलिए कुछ बाज़मीर थे या आप समझ लें कि इनमें कुछ कम अज़ कम इतनी अब इसको हम तारीफ़ ही कर सकते हैं कि इतने तो कम अज़ कम इनमें हया थी कि जनाब मैं जीती हुई नशिस्त पे किसी और की क्यों MNA बनूं। तो उन्होंने इसको इनकार किया, लेकिन फिर आप अंदाज़ा लगाएं उन इतनी बड़ी तादाद के लोगों का कि कितनी बड़ी तादाद में फिर PMLN के बेहिस और बेज़मीर किस्म के लोग मौजूद हैं जो कि हराम खाने को तरजीह दे रहे हैं। तो आप अब अंदाज़ा लगाएं कि कल ये सारे लोग किस तरीके से कुरान करीम की आयात के नीचे हलफ भी लेंगे, ठीक है ना, और अल्लाह को हाजिर नाजिर भी वहाँ पे बनाएंगे और फिर उसके साथ वादे भी करेंगे। तो ये लोग हैं असल में किरदार के, जिनका ये किरदार है। तो अब इसके ऊपर अब बंदा क्या बात करे। तो और ये जो कॉल भी किया गया असेंबली का सेशन, ये भी सदर मुमलिकत ने इसकी मंजूरी नहीं दी, उनकी मंजूरी के बगैर ही ये कॉल कर लिया गया है। और अब PTI ने फैसला तो ये किया है कि सेशन में ये शिरकत करेंगे और हलफ भी लेंगे, और उससे पहले इन्होंने एक इजलास भी रखा है जिसमें यही तय किया जाएगा होपफुली कि होपफुली मीन्स के जो एक्सपेक्टेडली कि ये एहतजाज करेंगे और भरपूर किस्म का एहतजाज करेंगे और इस सिलसिले में ये हिकमत अमली तय करेंगे और फिर उसके बाद इस इजलास में शिरकत करेंगे। तो एक तो ये चीज़ हो गई।
अब ये बात आ जाती है फिर सवाल कि फिर इन लोगों को और मजीद कितनी गवाहियाँ चाहिए, जब घर के अंदर से भी गवाहियाँ आ रही हैं लेकिन शर्म नहीं आ रही। मसला ये है। अब आपको बताएं कि जनाब जो साहबजादा हामिद रजा साहब हैं मखसूस नशिस्तों के मामले पर, उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया। एक तो उन्होंने वाजे आके बताया मीडिया के ऊपर कि जी ये खत जो था वो क्या मतलब था इसका और क्यों लिखा गया और किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया। और फिर उन्होंने एक और ज़बरदस्त काम ये किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें जो एक रिमाइंडर भेजा था कि आर्टिकल 206 के ऊपर आपने अमल करना है, वो वाला भी जो खत है इलेक्शन कमीशन का वो भी मीडिया में जारी कर दिया कि बेसिकली ये खत था कि जी 5 नशिस्तें जो हैं उसकी एक कम अज कम टिकट 5% नशिस्तों की टिकट जो है आपको जनरल इलेक्शन के वो पीटीआई की खवातीन को मतलब देने हैं। लेकिन कैसे बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उनके जो जवाबी खत को इस तरह इस्तेमाल किया कि जैसे ये मखसूस नशिस्तों की बात हो रही है और उसमें उन्होंने ये लिख दिया कि जी हमें तो चाहिए ही नहीं, हम तो हिस्सा ही नहीं ले रहे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की बदनीयती यहाँ पर इस वजह से भी जाहिर हो रही है कि उन्होंने ये खत का जिक्र भी किया, उसको लहराया भी, लेकिन बैरिस्टर अली जफर साहब को ये खत हैंड ओवर नहीं किया। बैरिस्टर अली जफर साहब ने दौरान समाज जो रिपोर्टर्स मौजूद थे उनके बकौल 2-3 दफ़ा उनसे मुतालबा किया कि ये खत उन्हें दें, वो पढ़ के देखे तो सही कि आखिर क्या लिख दिया हामिद रजा साहब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं उन्होंने। लेकिन वो खत उनके हवाले नहीं किया गया और बाद में जब ये खत मीडिया पर आया तो फिर सारा भांडा खुला कि असल में बात ये थी कि ये तो मखसूस नशिस्तों की बात ही नहीं हो रही। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना ईमानदाराना किस्म का जो है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और किस तरह ये यानी अब इसमें 2 ही बातें हो सकती है ना, या तो ये आपकी नाअहली है, आपको इलेक्शन एक्ट का पता ही नहीं है कि जो इलेक्शन एक्ट का 206 है वो आखिर किस चीज़ से डील कर रहा है, ठीक है, और या फिर इसमें आपकी बदनीयत है कि आप जानते हैं कि वो किस चीज़ से डील कर रहा है लेकिन जानबूझ के आप एक चीज़ को गलत अंदाज से सिर्फ यूज़ कर रहे हैं ताकि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना देनी पड़े। ये है इसका लुब्बे-लुबाब। इसके अलावा तीसरा इसका कोई मतलब नहीं निकलता। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि ये सब कुछ भी हो रहा है और फिर भी नवाज शरीफ साहब का रोना धोना खत्म नहीं हो रहा। आज भी जो उन्होंने बातचीत की है पार्लिमानी पार्टी के इजलास से, तो वही जी मुझे क्यों निकाला, किसका नुकसान हुआ, वही रोना धोना। मतलब यार ये बंदा कब खुश होगा? हर चीज कर दी गई है, जाली मैंडेट भी दे दिया गया है, फिर भी उनका रोना धोना खत्म नहीं हो रहा। तो ये एक अपने ही लेवल का अजीब रोना धोना है जो न जाने किस बात से खत्म होगा। मेरी तो समझ से बात बाहर है। हर चीज कर दी गई है, सारे मुकदमे खत्म कर दिए, जेलों से सब बाहर निकल आए, प्रोटोकॉल मिल गए, जाली मैंडेट दे के इक्तदार बनवा दिया, बेटी को वजीर आला बना दिया जो कि अपनी सीट भी नहीं जीत सकी। उसके बावजूद इस शख्स का रोना धोना खत्म नहीं हो रहा कि भाई मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ। अब न जाने और पता नहीं क्या चाहते हैं। उमर डार साहब जो हैं पीटीआई के लीडर भी हैं और रेहाना डार साहिबा के बेटे हैं, उस्मान डार के भाई हैं, वो 10 माह बाद जो है अपने घर पहुंच गए वापस। और ये एक लंबी रूपोशी थी बेसिकली जिन्होंने ख़त्म की और फिर उसके बाद जब वो रूपोशी में के दौरान ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद फिर तकरीबन 2-1 महीने से वो गिरफ्तारी में थे। अब ना जाने पिछले किस दिन उनकी बेल हुई है, ये खबर कुछ मेरी नज़र से गुजर नहीं सकी। तो अब खबर ये आई है कि उनकी बाकायदा रिहाई भी हो गई, तो आज वो 10 महीने बाद घर पहुंचने में कामयाब हुए हैं। अच्छा, अब बड़े खुशी के मनाजिर थे, ज़ाहिर है इनके घर जब ये पहुंचे हैं तो इनके यहाँ पर सब लोग मौजूद थे और मज़े की बात है कि इतनी सारी तकालीफ पीटीआई का साथ देने की वजह से आई, लेकिन उसमें हुआ क्या, साथ तो उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा। आज भी जब वो पहले ही दिन अपने घर आए तो पीटीआई का झंडा उनके हाथ में था। फिर अपनी माँ को वो मिले और खराज तहसीन भी पेश किया और बाकी सब भी, तो काफ़ी यहाँ पर नारे वारे भी उन्होंने फिर इमरान खान के ही लगा दिए। तो फ़ायदा क्या हुआ इतनी उनके ऊपर जो आपने मसाइब के पहाड़ तोड़े। वैसे ये सब जो अपनी जगह, लेकिन उसमें जो इनकी वीडियो है ना वो बड़ी मज़े की है। ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं को पंजाबी फिल्म देख रही हूँ क्योंकि जो उसका अगर आप वो वीडियो देखें ना तो बड़ी मज़ेदार से, एक तो वो पंजाबी में वो जिस तरह आते हैं ना वो गंडासा स्टाइल में ये, और डायलॉग भी हो मेरी माँ ने इंज तो ये वो शेरनी मेरी माँ, तो वो बड़ा लगा। और फिर उसके बाद बाकायदा उन्होंने गाना गाकर अपनी माँ को जो ट्रिब्यूट पेश किया, तो मुझे तो कोई सही जिसको कहते हैं ना फनकाराना किस्म की सलाहियतें नज़र आ रही थी इनकी और कोई पंजाबी फिल्म का शूट लग रहा था। लेकिन बहरहाल जी उन्होंने काफ़ी हिम्मत दिखाई और उनकी वालदा भी बड़ी खुश थी कि उमर डार जो हैं वो वापस आ गए। उस्मान डार साहब भी वीडियो के आखिरी हिस्से में स्क्रीन का हिस्सा बनते हैं। तो ये जी एक बड़ी रूपोशी ख़त्म हुई। आज ही मैंने तैयबा राजा की भी एक
वीडियो भी और तस्वीर भी देखी जिसमें वो पीटीआई के फ्लैग के सामने इमरान खान की तस्वीर के सामने खड़ी हुई हैं। और ये तैयबा राजा वही हैं जिन्होंने 10 महीने जेल काटी है। 10 महीने बाद इनको जमानत मिली और अभी 2-3 दिन पहले ये रिहा हुई। तो आज ये फॉर्मली, अब पहले तो ये लोग सपोर्टर्स थी, उस तरह से वो तो नहीं थी कि कोई कारकुन है या ओहदेदार है, लेकिन अब ये बाकायदा लीडर्स बन गई हैं जेलों में रहते हुए। और इन्होंने वाकईतन जो पीटीआई के बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके मुंह धो दिए हैं, उनको शर्म दिला दिया है कि किस तरीके से इन्होंने खवातीन होते हुए और मिडिल क्लास की खवातीन होते हुए, बिल्कुल कोई असर रसूख नहीं है इनकी फैमिलीज का, जिस तरीके से इन्होंने जेलें काटी हैं। और फिर भी जो भी कोई इनसे अगर ये चाहता था कि इमरान खान के खिलाफ गवाहियां दें या कोई पीटीआई के खिलाफ बोले, तो इन्होंने उसके ऊपर कोई बुजदिली नहीं दिखाई, बल्कि अपने कॉज के साथ वो डटी रही हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे और साथ नहीं छोड़ेंगे। तो आज अब ये बाकायदा पीटीआई में शामिल हो गई हैं और इनकी तस्वीर देख के मुझे याद आ रहा था कि ये बहादुरी असद उमर ना दिखा सके, ये बहादुरी अली जैदी ना दिखा सके, ये बहादुरी इमरान इस्माइल ना दिखा सके, ये बहादुरी और कई पीटीआई के रहनुमा नहीं दिखा सके जो इन खवातीन ने दिखाई है। और आज ये खवातीन किधर खड़ी हैं और वो लोग किधर खड़े हैं, आज मुंह छुपाने की जगह नहीं। कहाँ है परवेज खटक, कहाँ है आपका जहांगीर तरीन, कहाँ है आपका अलीम खान, कहाँ है ये सब? चेहरे दिखाने के काबिल नहीं है ये लोग। लेकिन वो लोग जो के साथ रहे हैं आज सीना चौड़ा करके अवाम में जाते हैं और अवाम इनके ऊपर फूल निछावर करते हैं कि ये इन्होंने अपने कॉज के लिए जेलें काटी हैं, कुर्बानियां दी हैं, अपने घर तुड़वाए हैं, अपने कारोबार बंद करवाए हैं और कुछ लोगों ने तो इवन जाने तक कुर्बान की हैं। तो बहरहाल जी ये फ़र्क है, जहां हम उन तमाम लोगों को पीटीआई के ये बात करते हैं कि जी वो बड़े बुज़दिल निकले हैं, तो वहीं इन लोगों को भी देखना पड़ेगा कि जिन्होंने तारीख की मिसालें कायम की हैं, इतना साथ दिया अपने लीडर का। तो ये भी बहरहाल तारीख का हिस्सा है, इसको भी ये मेरा ख्याल है कि साथ में डिस्कस करने की ज़रूरत है। अब जी फाइनली आपको बता दें कि कल बड़ा अहम दिन है। कल मतलब मेरा ख्याल है बहुत सारे आप लोग जब देख रहे होंगे तो शायद ये समातें शुरू भी हो चुकी हैं। इमरान खान साहब की जो जमानतें हैं उनके ऊपर और सज़ाओं के अपीलों के ऊपर जो है फैसले होने हैं। और इस सिलसिले में जो पहली इब्तदाई समातें हुई थी, फ्रीकैंट को नोटिस जारी किए गए थे और थर्सडे को उनसे जवाब मांगा गया था। इस सिलसिले में अब ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। आमतौर पर कानूनी माहिरीन का कहना होता है कि पहले ही एक आध समात में ऐसे फैसले मुअत्तल हो जाते हैं जिनमें इतने बड़े टेक्निकल लूप होल्स हों, कानूनी प्रोसीजर को फॉलो ना करते हुए अगर कोई भी केस चलाया गया हो तो इस बुनियाद के ऊपर पहली ही समात में ये केस उड़ जाते हैं और सजाएं मुअत्तल हो जाती हैं। लेकिन चूंकि ये इमरान खान साहब का मामला है तो इतनी जल्दी तो मुझे नहीं है मेरा ख्याल कि कल ही सजाएं मुअत्तल हो जाएंगी। लेकिन ये है कि ये आगे कुछ अरसे में ये सजाएं ख़त्म होने का चांस है। अब उस वक्त तक मेरा ख्याल है ये सजाएं बहरहाल होंगी जब तक कि किसी अगले केस में उनकी कन्विक्शन ना हो। इसके अलावा इद्दत के निकाह केस में भी उनकी अपील जो है वो लगा दी गई है थर्सडे को ये सेशन कोर्ट में। तो अब ये इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है कि खान साहब जो हैं इनको कितना रिलीफ मिलता है या नहीं। और इब्तदाई समातों से कम अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि जज साहिबान के रिमार्क से और उनके जो आप कह लें कंडक्ट से पता चल जाएगा कि ये केसेस जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और इनका फ्यूचर क्या होने वाला है। ये सब जी इसमें अपीलों में वाजे हो जाएगा और फिर आगे हम ये देखेंगे कि खान साहब जो है वो क्या हिकमत अमली बनाते हैं एहतजाज के लिए। क्योंकि ये खबर दी है शहजाद अकबर साहब ने कि जो लास्ट मुलाकात हुई है खान साहब से मुख्तलिफ लोगों की, उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ों पे नाराज़गी का, गुस्से का इजहार किया है। एक तो इस बात के ऊपर कि एहतजाज उस तरीके से नहीं किया गया जिस तरीके से करना चाहिए था सड़कों पर, और दूसरा ये भी कि पंजाब असम्बली के भी इजलास में जैसे इन्होंने बिल्कुल खाली मैदान छोड़ दिया, इस पर भी उन्होंने भी गुस्सा किया जैसे अवाम ने गुस्सा किया। और फिर इसी तरह तीसरी जो बात है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी लोगों के राब्ते, जो पीटीआई के एमएनएज हैं या और लीडर्स हैं, उनके बिल्कुल भी राब्ते नहीं होने चाहिए। तो इस हवाले से भी अगर उन्हें कोई खबर मिल रही थी तो उस पर भी उन्होंने गुस्से का इजहार किया है। तो ये इंपॉर्टेंट मामला है कि हफ्ते वाले दिन किस तरह का एहतजाज करने में पीटीआई कामयाब होती है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पीटीआई एग्रेसिव मोड में तो जाएगी, उसके बगैर इनके पास चारा कोई नहीं है। लेकिन उस एग्रेसिव मोड में ईमान के अंदर और ईमान के बाहर रहते हुए ये किस नौयत का दबाव बढ़ा सकेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज है। अगर तो ये दबाव बढ़ाने में कामयाब हुए तो फिर तो ये हुकूमत बहुत ज़्यादा देर चलती नजर नहीं आती। लेकिन अगर ये खामोश हो गया और ये इस धांधले को पी गए
तो फिर उसके बाद ये हुकूमत टिक जाएगी। और फिर जैसे पीडीएम की पहली हुकूमत भी आई थी तो आपको याद होगा कि शुरू में लोग कहते थे कि बस अभी गई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपना टाइम पूरा कर लिया था। तो एक दफा अगर ये लोग टिक गए तो फिर इनको हिलाना जुलाना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर उस टिकने से पहले ही इन्होंने दबाव इतना बढ़ा दिया तो फिर इनके लिए जो है कदम जमाने मुश्किल हो जाएंगे। ये अब देखना है कि पीटीआई आगे की हिकमत अमली क्या बनाती है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।